नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस पर। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, या उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला आपने आ गया टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए रासायनिक गुणधर्मों वाले पदार्थों का क्या करता है भाई, निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया। मान लो इसमें हम उदाहरण ले लें कि भाई कोई पदार्थ है तो स्वयं से क्रिया करेगा या अन्य किसी पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए रासायनिक गुणधर्मों वाले पदार्थों का क्या करेगा दोस्तों, निर्माण करेगा, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लिया दूध से दही का बनना, यानी दूध में हम किसी भी खट्टे पदार्थ को मिलाएंगे तो उससे किसका निर्माण हो जाएगा, दूध से दही का निर्माण हो जाएगा। फिर उसके बाद आ गया कोयले से कोयले का दहन, यानी जब हम कोयले को जलाएंगे तो कोयले का दहन होने के बाद आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी C2, आपके कार्बन डाइऑक्साइड और आपको क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी, या आपको ऊष्मा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी दोस्तों, ऊष्मा प्राप्त होगी। यानी इसमें क्या होगी भाई, रासायनिक अभिक्रिया, जिससे जो कोयले का जो रूप है वो क्या हो गया दोस्तों, परिवर्तित हो गया। तो ये आपके हो गई रासायनिक अभिक्रिया। यानी रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार की होती है कि रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ क्या तो वो स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके नए रासायनिक गुणधर्मों वाले पदार्थों का क्या करेगा दोस्तों, निर्माण करेगा। जैसे मान लो लोहा हो गया, लोहे पर भी क्या हो जाती है, जंग, यानी लोहा आयरन है तो लोहे पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, तो वो आयरन ऑक्साइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाएगा। यानी इसमें धीरे धीरे जंग लग जाती है तो उसका जो रूप है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद आ गया आपका दूसरा पॉइंट, रासायनिक समीकरण। क्या आ गया दोस्तों, रासायनिक समीकरण। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादकों के, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों, यानी जो अभिकारक है ये अभिकारकों एवं उत्पादकों के प्रतीक तथा रासायनिक सूत्रों का हम प्रयोग करके उनको क्या करते हैं भाई, प्रदर्शित करते हैं, या प्रदर्शित जो करते हैं उसे हम कहते हैं भाई रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण किस प्रकार से बनता है, तो देखो दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है कि अभिकारकों एवं उत्पादकों के प्रतीक चिन्ह तथा रासायनिक सूत्रों, यानी इनके जो ये प्रतीक चिन्ह है, यानी इनके जो प्रतीक चिन्ह, यानी ऑक्सीजन का कितना है O2, तो इसका प्रतीक चिन्ह हो गया और रासायनिक सूत्र हो गया। इसके द्वारा हम इनको क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2Mg+O2, जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे, ये दोनों क्या है दोस्तों, अभिकारक है। क्या है दोस्तों, अभिकारक। अब जब ये अभिकारक है तो अभिकारकों से इसकी जब अभिक्रिया करवाएंगे तो नया एक क्या बनेगा दोस्तों, उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। तो इसका है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादकों के प्रतीक चिन्ह, यानी जो प्रतीक चिन्ह है तथा रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके जो प्रदर्शित करना है, इस प्रकार हम प्रदर्शित करते हैं उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। फिर दूसरा आ गया, इसके मूल जो बिंदु क्या है, इसके दो बिंदु हैं, वो बिंदु क्या कहते हैं। तो इसके जो बिंदु है वो क्या कहते हैं कि पहला बिंदु है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, यानी ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं दोस्तों, भाग ले रहे हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हमेशा क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट है इसका कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत, यानी रासायनिक अभिक्रिया हो गई इन दोनों के बीच में, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने के उपरांत बनने वाला नया पदार्थ, यानी जो नया पदार्थ बनेगा वो दोस्तों आपके क्या कहलाएगा दोस्तों, उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, उत्पाद। ये दोस्तों जैसे हमने कार्बन और ऑक्सीजन, जब कार्बन से ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई आग की उपस्थिति में, तो क्या हो गया, आपके उत्पाद के रूप में क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 आपके कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना, उत्पाद के रूप में बन गया। यानी ये दोनों अभिकारक है, अभी अभिकारक मिलकर आगे आपके क्या बना रहे दोस्तों, उत्पाद बना रहे। उत्पादों का, अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है। फिर आपके आगे दूसरा पॉइंट आ गया दोस्तों आपके कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण किस प्रकार का होता है।
तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादकों में सभी परमाणुओं की जो संख्या है, यानी जो इनमें परमाणुओं की जो संख्या लगती है वो परमाणुओं की संख्या हमेशा दोस्तों क्या रहेगी, समान रहती है, यानी परमाणुओं की संख्या समान रहती है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्या है हमेशा आवश्यक है दोस्तों। जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना भी क्या है, आवश्यक है। और आगे कि जिसे हीट एवं ट्राइड विधि द्वारा हल करते हैं, हीट एवं ट्राइड विधि द्वारा रासायनिक जो समीकरण है उसे हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस विधि द्वारा किया जाता है, तो हीट एवं ट्राइड विधि के द्वारा जो रासायनिक समीकरण है उसे संतुलित किया जाता है। और जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होता है उसे हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये एक आपके आ गया रासायनिक समीकरण आ गया। अब दोस्तों इसे संतुलित करना है, तो हम संतुलित किस प्रकार से करेंगे बताता हूं मैं आपको। जैसे हमने मैग्नीशियम यानी Mg प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी जब हमने अभिक्रिया कर रहे, क्या करेंगे दोस्तों, अभिक्रिया कर रहे, तो हमारे आगे जाकर क्या बना कि Mg यानी मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस आपके कौन सी गैस उत्पन्न हुई, और हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ, निर्माण हुआ, यानी ये दो पदार्थ बने। तो इसमें आपके देखो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं दोस्तों, दो। तो हाइड्रोजन के यहाँ देखो एक भी परमाणु नहीं है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, लगा दिया। अब हाइड्रोजन के 2 हो गए और इसके भी 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, यहाँ भी 2, यहाँ हो गए। जब इसको क्लोरीन से क्या करेंगे, इंटू करेंगे, यानी क्लोरीन में 1 है, माना कि क्लोरीन 1 है, अगर 2 होगा तो हम इंटू करते तो 4 हो जाता है। तो क्लोरीन कितना है दोस्तों, यहाँ 1 है। जब इसको इससे इंटू करेंगे तब भी कितना आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। यहाँ क्लोरीन के 2 है तो यहाँ भी क्लोरीन के कितना आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे दोस्तों। तो यह आपके क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण को इस विधि द्वारा, हीट एंड ट्राइड विधि के द्वारा, यानी इनके जो परमाणु संख्या है उनको समान करके इस विधि द्वारा हम इसको हल कर सकते हैं। फिर आ गया किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने पर, यानी किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में या किसी वस्तु में रासायनिक अभिक्रिया हुई है, उसके क्या लक्षण है या किन आधार पर कह सकते हैं, या रासायनिक जब अभिक्रिया हो जाती है तो क्या बताता है, या किन उदाहरणों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी होने के कारण। तो पहला क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन, यानी हम किसी भी चीज को जलाएंगे, गर्म करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसकी अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा जो उसकी अवस्था होगी उसमें परिवर्तन आ जाएगा। दूसरा आ गया उसका रंग में परिवर्तन, यानी उसका रंग कैसा हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। यानी किसी पदार्थ में जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके रंग में दोस्तों क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। फिर आ गया किसी गैस का उत्सर्जन, यानी किसी पदार्थ को हम जलाएंगे, जैसे हमने पानी को क्या किया, उबाला, तो उसमें गैस का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, यानी गैस भाप के रूप में ऊपर निकलेगी। फिर आ गया तापमान में परिवर्तन, यानी किसी वस्तु में हम कोई भी पदार्थ मिलाएंगे या उसे गर्म करेंगे या कोयले को जलाएंगे, कुछ भी करेंगे तो उसका जो तापमान है वो बढ़ जाएगा, तो इसमें तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। यानी ये 4 पॉइंट मुख्य रूप से क्या, पहला अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, दूसरा रंग भी परिवर्तित हो जाएगा, किसी गैस का उत्सर्जन, यानी किसी पदार्थ में किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो भाप के रूप में गैस, यानी पानी को उबालेंगे तो गैस यानी भाप के रूप में उत्सर्जन या गैस का निकासन होगा। और उसके तापमान है, चौथा पॉइंट, उसके तापमान में भी परिवर्तित हो जाएगा, यानी जब कोई वस्तु जलने लगेगी तो उसका ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अध्याय 1 के बारे में हमने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का जो इससे अगला वाला भाग था उसमें रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और रासायनिक जो समीकरण उसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, हीट एंड ट्राइड विधि के द्वारा उसे संतुलित किया जाता है उसके बारे में, और रासायनिक अभिक्रिया के होने के कारण, रासायनिक अभिक्रिया के होने के क्या क्या जो लक्षण है उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से जो रासायनिक अभिक्रिया 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की दोस्तों, 6 प्रकार की। मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया 6 प्रकार की होती है, उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और एक ही बार में मैं आपको 6 जो अभिक्रिया है उनको याद करवा दूंगा और पूरी डिटेल से उनके बारे में समझा दूंगा। तो रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती है। पहली आपकी संयोजन अभिक्रिया, दूसरी आपकी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी है आपके
विस्थापन अभिक्रिया, चौथी है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवी आपकी है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया और छठी आपकी है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब हम पहले अभिक्रिया ले लेते हैं। ये पहली अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी है दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि संयोजन अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों देखिए कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, यानी वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या पदार्थ या अभिकारक मिलकर एक नया पदार्थ, एक क्या बनाते हैं? नया पदार्थ, यानी एक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया। यानी दो पदार्थों के संयोग से मिलकर जो अभिक्रिया या जो उत्पाद बनाने वाली अभिक्रिया है उसे हम कौन सी कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि संयोग, यानी इसमें दो पदार्थों का क्या हो रहा है दोस्तों? संयोग हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि दो पदार्थों का संयोग इसमें किस प्रकार से होता है। पहला उदाहरण हमने ले लिया कि C+O2 यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन के, कॉपर की जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? आपके कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कार्बन। यानी कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कॉपर का दहन किया जाएगा तो कौन सी गैस का निकासन होगा दोस्तों? आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकासन होगा। फिर आपके दूसरा आ गया कैल्शियम ऑक्साइड। क्या आ गया दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड की जब जल से अभिक्रिया करवाएंगे, किससे अभिक्रिया करवाएंगे दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड की जब जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो आपके क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उसके साथ में क्या बनेगी दोस्तों? ऊष्मा का क्या होगा? निर्माण होगा। क्या होगा दोस्तों? ऊष्मा का निर्माण होगा। तो यह आपकी हो गई संयोजन अभिक्रिया। यानी दो पदार्थों के संयोग से या दो जो अभिकारक है वो मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर इसका उल्टा ही आ गया वियोजन अभिक्रिया। कौन सा आ गया दोस्तों? वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ये इसकी विपरीतियां उल्टी हो जाएगी। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर, यानी एकल कोई उत्पाद है, एकल जो पदार्थ है, तो वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है। यानी एक कोई पदार्थ है वो जब टूटकर दो या दो से अधिक क्या बनाता है? नए पदार्थ बनाता है। दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे दोस्तों? वियोजन। यानी इनका वियोजन का मतलब विभाजन। यानी कि एक पदार्थ है उसका क्या हो गया? विभाजन हो गया। वो टूटकर उसका भाग का विभाजन हो गया, यानी अलग हो गया। तो वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो उदाहरण हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका ले लिया दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट का। जब इसे ऊष्मा की उपस्थिति में हम गर्म करेंगे या दहन करेंगे, इसे ऊष्मा देंगे तो हमारे दो पदार्थ बनेंगे। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देंगे या ऊष्मा की उपस्थिति से गर्म करेंगे तो दो उत्पाद बना रहा है। क्या बना रहा? दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाएगा। तो दो नए पदार्थ क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपके कौन सी गैस का निकासन कर रहा है? वो कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये दो पदार्थों का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है, यानी वियोजन, यानी विभाजन कर रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट का विभाजन होगा वियोजन अभिक्रिया में। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होगा? उत्सर्जन होगा या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। फिर आपके जो तीसरी रासायनिक अभिक्रिया आती है वो आती है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी आती है दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया। अब हम विस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व, यानी वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है या उसके स्थान से उससे क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। यानी उसके स्थान से या तो उसे हटा देगा या उसके स्थान से उसे विस्थापित कर देगा, यानी अन्य जगह उसको भेज देगा। एक तत्व होगा जो दूसरे तत्व को उसके स्थान से उसे विस्थापित कर देगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम, जो अभिक्रिया होती है वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। जैसे हमने ले लिया जिंक। अब जिंक की अभिक्रिया हम करेंगे कॉपर सल्फेट से। किससे करवाएंगे दोस्तों? कॉपर सल्फेट से। यानी Zn जिंक का सूत्र है, अभी CuSO4 कॉपर सल्फेट। जब हम जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करा रहे हैं
तो इसमें क्या होगा, विस्थापन होगा। अब विस्थापन किस प्रकार से हो रहा है दोस्तों, देखिए जैसे मान लो कि अब जो जिंक है, अब जिंक देखो यहां चला गया, कहां आ गया, आ गया जिंक यहां आ गया, यानी इसने जिंक ने किसका स्थान ले लिया, कॉपर का स्थान ले लिया, और कॉपर को कहां भेज दिया, जिंक के इसके बीच में, यानी जो आपके सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, उसमें कौन सा आ गया, जिंक सल्फेट। ये देखो दोस्तों, जैसे Zn प्लस CuSO4 यानी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जब इसकी अभिक्रिया होगी तो उसने जो जिंक है, जिंक ने क्या कर दिया दोस्तों, कि कॉपर का था, जिंक ने कॉपर का स्थान ले लिया। किसका स्थान ले लिया दोस्तों, जो जिंक था उसने कॉपर का स्थान ले लिया, और कॉपर को उसके स्थान से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो कॉपर किससे, सल्फेट, यानी जो ये इससे क्या हो गया, अलग हो गया। तो फिर आपके जिंक सल्फेट प्लस आपके जो कॉपर था वो उसका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कोई जो एक तत्व है दूसरे तत्व को या उसके यौगिक है उसे उसके स्थान से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है या हटा देता है। जिस प्रकार से जो कॉपर को जिंक ने, उसके कॉपर को जिंक था तो जिंक ने कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर दिया, यानी कॉपर था जो कॉपर सल्फेट, तो सल्फेट से ये क्या हो गया, अलग हो गया। फिर आपके दूसरी आगे दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या आगे दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह यानी आयन या आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है, उसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी वे अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह यानी आयन का आपस में क्या होगा, आदान प्रदान होगा, कि ये तू ले ले और ये मुझे दे दे। इस प्रकार से आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको भी दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण आपके आ गया सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसको हम कहेंगे सोडियम सल्फेट। क्या कहेंगे दोस्तों, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। क्या दोस्तों, ये बेरियम क्लोराइड। जब इसकी इनसे क्या करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे। क्या कराएंगे दोस्तों, अभिक्रिया करवाएंगे। तब क्या करेगा, ये देखो आगे जाकर क्या बना, बेरियम सल्फेट और आपके सोडियम क्लोराइड। यानी इसमें आयनों के समूह का दो अलग अलग जगह आदान प्रदान हुआ। इसमें क्या देखा है कि जिसमें दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह का आपस में क्या होगा, आदान प्रदान होगा। तो इसने क्या किया कि बेरियम था उसने सोडियम का स्थान ले लिया, तो सोडियम ने किसका स्थान ले लिया, बेरियम का स्थान ले लिया। यानी दो अलग अलग आयनों का आपस में क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो ये देखो आगे जाकर जब ये इसका स्थान ले लेगा, ये क्या कर लेगा, जैसे मान लो कि जो बेरियम था उसका स्थान किसने ले लिया, सोडियम ने, तो सोडियम क्लोराइड हो गया। और जो सोडियम का स्थान बेरियम ने ले लिया, तो यह क्या हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया। यानी दो अलग अलग आयनों का आपस में ये क्या हो रहा है दोस्तों, आदान प्रदान हो रहा है। तो यह आपके हो गया बेरियम सल्फेट और ये हो गया सोडियम क्लोराइड हो गया। उसके बाद आ गया दोस्तों पांचवी जो आपकी अभिक्रिया आती है वो उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। कौन सी आती है दोस्तों, उपचयन एवं अपचयन। इस एक अभिक्रिया में होगी ऑक्सीजन की होती है वृद्धि और एक में ऑक्सीजन की क्या होगी दोस्तों, कमी होगी। तो पहले अभिक्रिया हम लेते हैं उपचयन अभिक्रिया। कौन सी लेंगे दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में, यानी वे अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन बढ़ती है या ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग अर्थात ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, तो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, उपचयन, या इसे हम ऑक्सीकरण, यानी उसका दूसरा नाम है ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण का निर्माण हो रहा है, तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब इनको दो उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमने क्या कर दिया दोस्तों कि कॉपर को हमने क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में चलाया। क्या किया, जो कॉपर था यानी Cu और इसकी Cu प्लस O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर को हमने जब जलाया तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। क्या बना दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड। यानी कॉपर के साथ अब कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ी, जुड़ी नहीं जुड़ी दोस्तों, तो अब कॉपर के साथ में ये क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई।
जुड़ी नहीं जुड़ी, तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का संयोग हो गया, यानी ऑक्सीजन इसमें मिल गई, यानी ऑक्सीजन में कॉपर में ऑक्सीजन की क्या होगी दोस्तों, वृद्धि हुई, तो ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब दूसरा आपके Cu प्लस O2 क्या हो गया, Cu प्लस O2। जब कॉपर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाए तो कौन सी गैस का उत्सर्जन हुआ, कौन सी गैस बनी, यानी देखो अब कॉपर के साथ क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, यानी इसमें ऑक्सीजन की क्या हुई है दोस्तों, वृद्धि हुई है। तो आपके C प्लस O2, तो इसमें जो आपके कॉपर के साथ क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, यानी अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब आगे आपके अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया है, उसका सेकंड वाला पॉइंट है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी है, अपचयन, या तो उपचयन थी और ये अपचयन अभिक्रिया। कब हम पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया के बारे में, तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन निकलती है, क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ है उसमें से ऑक्सीजन निकलती है, अर्थात ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन निकासित होती है यानी बाहर निकलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया। अब इसको हम किस प्रकार से समझेंगे, देखिए दोस्तों, केस में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, क्या हो रहा है दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड की हम किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस से। किससे करवा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस से। तो इसका क्या हो गया, अब इसमें देखो जो ये ऑक्सीजन यानी कॉपर ऑक्साइड है, अब इसकी जब हम हाइड्रोजन से क्या करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे दोस्तों, तो इसमें क्या हो रहा है, कॉपर यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्साइड क्या हो गया, अलग होके आगे चला, तो इसमें कमी हुई नहीं होगी। तो जब इसकी अभिक्रिया करवाई यानी कॉपर को हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करवाई तो कॉपर अलग हो गया और जो ऑक्साइड थी वो भाप के रूप में या जल के रूप में निकलकर बाहर आई, H2O, यानी ये आपके क्या है, जल यानी भाप के रूप में अलग हो गई या भाप के रूप में वो निकल गई। तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन की क्या हो रही है भाई, कमी हो रही है, यानी कॉपर से ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड का अणु जो अलग हो गया। फिर आपको दूसरा और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जिंक ऑक्साइड क्या है, दूसरा दे रखा है ZnO, क्या दे रखा है, ZnO। इसकी जब अभिक्रिया हम करवाएंगे, किससे करवाएंगे, कार्बन से। किससे करवाएंगे दोस्तों, कार्बन से। तो इसमें भी इसका अणु क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखो जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी जिंक ऑक्साइड, अब इसमें ऑक्साइड की आगे जाकर क्या हो गई, कमी हो गई। तो इसमें क्या हो गया, जिंक और आपके बन गई आगे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो कमी हो गई आगे जाकर। फिर हो गया इसमें जो आपके छठा आता है वो आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। लास्ट जो आपकी अभिक्रिया है वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सी दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, तो उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया है, ये दोनों इसमें क्या होती है, साथ साथ होती है। तो इसमें हो गया कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया है जो दोनों साथ साथ होती है, यानी ऐसी रासायनिक या ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अभिक्रिया भी होती है और अपचयन भी होती है, दोनों अभिक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। और दोस्तों जो दोनों अभिक्रिया होती है वो एक साथ साथ होती है, क्या होती है, साथ साथ होती है, यानी एक ही जो अभिक्रिया है उसमें दोनों अभिक्रियाएं का योग होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का वह या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब एक हम उदाहरण के माध्यम से इसे समझ लेंगे कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखो दोस्तों कि इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड, क्या है दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड। अब ऑक्साइड में आगे जाके देखिए बन गया कॉपर, तो इसमें ऑक्सीजन की क्या हो गई दोस्तों, कमी हो गई। आपको साफ साफ दिख रहा है कि कॉपर ऑक्साइड जब इसकी तापमान यानी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाई तो ये क्या बन गया दोस्तों, आपकी कॉपर, यानी इसमें जो ऑक्सीजन थी उसमें ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, आपके अपचयन अभिक्रिया। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया, यानी इसमें O2 की कमी हो गई। क्या हो गई दोस्तों, O2 की कमी हो गई। अब इसके जो ऊपर वाली है तो इसमें देखिए H2 क्या है दोस्तों, H2 हाइड्रोजन गैस है। तो इसमें जब इसके साथ अभिक्रिया हो गई तो इसमें क्या हो गई, ऑक्सीजन की क्या हो गई दोस्तों, वृद्धि। तो ये आपके क्या हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया। क्या हो जाएगी दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया। इसमें O2 की क्या हुई, वृद्धि हुई। क्या हुई दोस्तों,
वृद्धि भी। इस प्रकार की जो आपके 6 अभिक्रिया है उसको मैंने एक साथ में समझा दिया। यानी संयोजन अभिक्रिया के बारे में भी आपको विस्तार से बता दिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, फिर आपके रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी ये दोनों जो अभिक्रिया है वो एक दूसरे के विपरीत है। क्या है दोस्तों? एक दूसरे के विपरीत है। फिर आपके विस्थापन और द्विविस्थापन ये एक दूसरे के विपरीत है। फिर आपके आगे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया से मिलकर ही कौन सी अभिक्रिया बनी है? रेडॉक्स अभिक्रिया है दोस्तों। पहले हमने जो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है उनके बारे में पढ़ी, यानी 6 रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो ऊष्मा के आधार पर जो अभिक्रिया होती है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहले आपकी ऊष्मा सेल्फी अभिक्रिया और दूसरी है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी एक अभिक्रिया में ऊष्मा शेपी यानी ऊष्मा का निर्माण होगा या ऊष्मा बनेगी, और जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है उसमें ऊष्मा का होगा अवशोषण होगा। दोस्तों क्या होगा? ऊष्मा का अवशोषण होगा। तो पहली अभिक्रिया आप लेते हैं ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। कौन सी लेते हैं दोस्तों? ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। तो वे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, यानी वे अभिक्रिया जिसमें कोई उत्पाद बन रहा है ना, तो उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा या ऊष्मा भी क्या होती है? उत्पन्न होती है। क्या होती है दोस्तों? जो आपके ऊष्मा या ऊर्जा है वो भी साथ में क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो उसे हम कहेंगे ऊष्मा शेपी अभिक्रिया, यानी ऊष्मा साथ में उसके जुड़ रही है। तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा या आपके जो ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा शेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझे। जैसे हमने एक प्राकृतिक गैस है, कौन सी है दोस्तों? प्राकृतिक गैस। अब प्राकृतिक गैस आपके है जो ये CH2 क्या है दोस्तों? CH2 ये आपके मीथेन गैस है। कौन सी दोस्तों? मीथेन गैस है। यानी आपकी जो मीथेन गैस है उसको हमने ले लिया। तो मीथेन गैस कि जब ऑक्सीजन से क्या करवाएंगे? अभिक्रिया करवाएंगे। क्या कराएंगे दोस्तों? अभिक्रिया करवाएंगे। तो आपके रूप में आगे जाकर क्या बनेगा? तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और आपके 2H2O प्लस साथ में क्या हो रही है? ऊष्मा, यानी ऊष्मा का क्या हो रहा है दोस्तों? निर्माण हो रहा है। तो ये प्राकृतिक गैस है जो मीथेन है या आपके मेथेन, इसे हम मीथेन या मेथेन भी कहते हैं। इस गैस को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन किया जाता है या प्राकृतिक गैस का जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी निकलती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2H2O और साथ में क्या होगी? ऊष्मा का क्या होगा? या ऊष्मा या ऊर्जा का क्या हो रहा है दोस्तों? निर्माण हो रहा है, यानी ये उत्पन्न हो रही है दोस्तों। क्या हो रही है दोस्तों? उत्पन्न हो रही है। फिर आ गया आपके श्वसन भी एक ऊष्मा शेपी अभिक्रिया है। यानी जो आप सांस ले रहे हो, जो आप श्वसन की जो क्रिया कर रहे हो वो भी आपकी क्या है दोस्तों? ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। यानी उसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। जो आप सांस ले रहे हो वो आपके पूरे शरीर में अनेक भागों तक छोटी छोटी कोशिकाओं के माध्यम से पहुंचती है। तो वो भी उसमें भी क्या हो रहा है? ऊष्मा का क्या हो रहा है दोस्तों? निर्माण हो रहा है। फिर दूसरा आ गया कि वनस्पति द्रव्य यानी साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक क्या है? ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। यानी वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट के द्वारा जो भी खाद बनता है उसमें भी ऊष्मा का क्या होता है दोस्तों? ऊष्मा का निर्माण होता है या उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। जो आपके खाद खेतों में प्रयोग ले जाते हैं, जिस खेत में आप खाद डालते हो तो उसकी उर्वरक क्षमता उससे बढ़ जाती है, ऊष्मा की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। फिर आपके दूसरा आ गया ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। जो दूसरी अभिक्रिया है वो ऊष्मा शेपी, यानी ऊर्जा के आधार पर 2 अभिक्रिया है। तो दूसरे आपके है ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। तो वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण या ऊष्मा का क्या होता है दोस्तों? ह्रास होता है। यानी ऊष्मा का विघटन या ऊष्मा का ह्रास होता है तो उसे हम कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी ऊष्मा का क्या हो रहा है? कुल मिला के अवशोषण हो रहा है। तो उसे भी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो अन्य एक गैस बनकर आपके सामने आएगी। फिर दूसरा है कि शर्करा यानी शुगर का जल में विलयन बनानी है तो शुगर उसमें क्या हो जाएगी? विलयन में मिल जाएगी। और फिर आपके जो तीसरा पॉइंट आ गया वो सिल्वर क्लोराइड। क्या आ गया दोस्तों? सिल्वर क्लोराइड, जिसकी जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो जिससे आपके जो सिल्वर क्लोराइड है इससे जो क्लोराइड अलग होकर क्या बनाएगा? क्लोरीन गैस बनाएगा दोस्तों। क्या बनाएगा? क्लोरीन गैस का निर्माण होगा और
इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, यानी इसका इसमें विभाजन हो गया। जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति के कारण ये अभिक्रिया संपन्न हुई है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ऊष्मा यानी जो इसके साथ जुड़ी हुई है, यानी सिल्वर क्लोराइड के साथ में जो क्लोराइड जुड़ा हुआ है, वो उससे क्या हो रहा है, ऊष्मा, जो ऊष्मा का मतलब विभाजन हो रहा है, तो इससे आगे जो आपके सिल्वर क्लोराइड गैस है उसका क्या हो गया, विस्थापन हो गया या अलग हो गई। फिर आपकी एक अभिक्रिया इस पार्ट की और बची है, अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी दोस्तों, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो जब किसी अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में अविलीय पदार्थ बनता है, क्या बनता है दोस्तों, कि जब किसी अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में अविलीय पदार्थ बनता है, तो वह पदार्थ अविलीय पदार्थ में विलयन में नीचे क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, यानी नीचे वो जम जाता है। जैसे मान लो इस डब्बे में हमने कोई भी पदार्थ मिलाया या मिट्टी डाल दी, तो वो नीचे जमकर क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, यानी नीचे जम जाएगी। तो वो जो जमता है पदार्थ, वो क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, अवक्षेप कहलाता है। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, यानी ये अवक्षेप के रूप में नीचे जम जाता है। जैसे मान लो कि नदियों में जब पानी आता है, तो धूल के जो कण होते हैं वो धीरे धीरे अवक्षेप के रूप में नीचे की परत की ओर क्या हो जाते हैं, जमने लगते हैं। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी कहते हैं दोस्तों, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जब हमने सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड इसकी जब अभिक्रिया करवाई, तो आगे जाकर हमारा इसका क्या बढ़ गया कि इसका देखो विस्थापन हो गया, यानी बेरियम ने तो जो था वो सोडियम का स्थान ले लिया और सोडियम ने बेरियम का स्थान ले लिया। तो इसमें क्या हो गया, बेरियम सल्फेट जो एक अवक्षेप के रूप में पदार्थ क्या हो गया, जम गया। और जो आपके सोडियम क्लोराइड था इससे क्या हो गया दोस्तों, अलग हो गया। तो ये आपके जो अवक्षेपण अभिक्रिया इस प्रकार की अभिक्रिया होती है, यानी इसमें एक अविलीय पदार्थ विलयन के नीचे स्थिर हो जाता है, उसको हम अवक्षेप कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, यानी जो पदार्थ नीचे की ओर स्थिर जम जाता है, उसे हम कहते हैं, यानी जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो रहा है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।